अहद वस्ता हिंद आरियाई, इसका जो टाइम पीरियड है वो 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का है, जिसको हम लोग मिडाइवल पीरियड के नाम से भी जानते हैं या मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन उर्दू अदब में हम लोग इसे कहते हैं अहद वस्ता हिंद आरियाई, क्योंकि ये हिंद आरियाई ख़ानदान की ज़बान है। आइए देखते हैं इसके बारे में। उर्दू ज़बान का आगाज़ इसी दौर के हवाले से होता है, यानी कि मिडाइवल से जो है वो इसकी इब्तिदा होती है। अगर हम तारीख़ के पश मंज़र में जाएँ तो अहद का मतलब होता है दौर या काल, यानी कि ये जो अहद है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं अहद वस्ता का दौर या हिंद आरियाई अहद वस्ता। और हिंद आरियाई जो है वो एक ख़ानदानी ज़बान है, जो लिसानी ख़ानदान है, जो गैरीसन ने जो है वो 8 अदवार में तकसीम किया। इसीलिए हम इसको क्या जानते हैं, अहद वस्ता हिंद आरियाई को हम जानते हैं और इसी को हम लोग जो है वो पढ़ते हैं। अगर हम बात करें हिंद आरियाई के वक्त की, तो मैंने आपको बताया 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है वो है अहद वस्ता का हिंद आरियाई का काल। तकरीबन अगर हम इसे देखें, कैलकुलेट करें, तो 1500 साल का वक्त आता है और इसी 1500 साल के वक्त को हम लोग कहते हैं मिडाइवल पीरियड या अहद वस्ता का। कदीम हिंद आरियाई, अहद वस्ता और जदीद हिंद आरियाई, इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा वक्त है अभी तक या जो सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड है वो किसका है, वो हमारा अहद वस्ता का टाइम पीरियड है, यानी कि मिडाइवल का। आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट करके मैंने मेंशन किया हुआ है। अभी तक तीनों काल या तीनों दौर में कदीम, अहद वस्ता और जदीद, इन तीनों में सबसे लंबा पीरियड या सबसे तवील पीरियड किसका है, अहद वस्ता का पीरियड है। अब इन अहद वस्ता को जो है वो हम लोगों ने 3 अदवार में जो है वो तकसीम किया है। जो 1500 साल का वक्त है उसको 3 अदवार में तकसीम किया है, जिसमें जो पहली प्राकृत का दौर है वो 500 कबल मसीह से लेके 100 ईस्वी तक, दूसरी प्राकृत जो है वो ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक, तीसरा जो दौर है जिसे हम लोग प्राकृत का दौर कहते हैं या हम लोग इसे तीसरी प्राकृत का दौर कहते हैं, इसका टाइम पीरियड है 500 से लेके 1000 ईस्वी तक। तो इस तरीके से जो है वो 500 और 500 और 500, यानी कि तीनों साल में क्या है 500 का हमने लिया है और टोटल मिला के जो होता है 1500 साल का वक्त। और इसी जो लास्ट वाली प्राकृत है, यानी कि जो तीसरी प्राकृत है, उसको ही हम लोग कहते हैं अपभ्रंश का दौर, क्योंकि अपभ्रंश का ताल्लुक जो है वो सूरसैनी अपभ्रंश से है और उसका ताल्लुक जो है वो बराह रास्त उर्दू से है या खड़ी बोली से है। आइए थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं अहद वस्ता पे, यानी कि मिडाइवल पे, जो तारीख़ के पश मंज़र से हैं, अदब के पश मंज़र से नहीं है। तो आपको पता होगा सबसे पहले 712 ईस्वी में जो मिडाइवल का जो दौर है वो शुरू होता है, जो 1857 तक रहता है, जिसमें मुग़ल काल, दिल्ली सल्तनत, शेर शाह सूरी, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, ये सारे जो है वो मुसलमान बादशाह का दौर होता है। लेकिन जो सबसे पहले मुसलमान आया, ये भी एग्ज़ाम में जो है वो पूछा जा सकता है, जिसका नाम है मोहम्मद बिन कासिम। और ये किस रास्ते से हिंदुस्तान आया था, सिंध के रास्ते से जो है वो हिंदुस्तान आया था। ये पहला मुसलमान था जो हिंदुस्तान में आया था। और इसके बाद जो लास्ट मुग़ल बादशाह था वो था बहादुर शाह ज़फ़र, और इसके टाइम पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं, मिडाइवल कहते हैं, या हम लोग अहद वस्ता का काल कहते हैं तारीख़ में। और कुछ लोग जो है वो बहादुर शाह ज़फ़र के छोड़ के किस तक मानते हैं, बाज़ लोग जो है वो मानते हैं औरंगज़ेब तक, कि अहद वस्ता का जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ़ और सिर्फ औरंगज़ेब तक है। तो ये हुआ तारीख़ के पस मंज़र से, लेकिन हमें ज़बान के और उर्दू अदब के लिहाज से पढ़ना है, तो उसी को हम लोग जो है वो यहाँ पर पॉइंट आउट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो पहली प्राकृत का दौर है, ये पहली प्राकृत का दौर है जिसका टाइम पीरियड शुरू होता है 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक। यहाँ पे कबल मसीह है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं ये 500 से लेकर अभी तक जो भी हुआ डिपेंड करता है ऑप्शन पे। कहीं कहीं आपको 500 मिलता है, कहीं कहीं पे आपको 600 भी मिलेगा, तो इसलिए ऑप्शन पे भी जो है वो डिपेंड करता है और नोट करके यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि प्राकृत का मतलब क्या होता है। प्राकृत का मतलब होता है प्रकृति से जो चीज़ हमें फराहम होती है या कुदरत से जो हमें चीज़ मिलती है, जैसे हवा, पानी, ये सारी चीज़ें फितरी हैं। और इसीलिए जो अहद वस्ता की पहली दौर की ज़बान है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फितरी ज़बान कहते हैं। और फितरी ज़बान का मतलब होता है जो एक तरीके से पूरी तरह से क्या हो, नेचुरल हो, यानी कि जो खुदा की तरफ से या जो हमें प्रकृति के दौर पे मिलती हो, उसे हम लोग फितरी ज़बान कहते हैं। तो इसी तरीके से ये जो नेचुरल ज़बान हमारे सामने आई, इसको हमने नाम दिया क्या,
प्राकृत का, और प्राकृत के मतलब क्या होता है, फितरी ज़बान। अब ये क्यों शुरू हुई, ये इसका क्यों जो है वो उरूज हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि संस्कृत ज़बान में जो रूल और रेगुलेशन लगा दिए गए थे और निचले तबके को लोगों को बोलने के लिए क्या कर दिया था, उस पर पाबंदी लगा दी थी। तो इसलिए संस्कृत ज़बान का जब वो इस्तेमाल कम होने लगा, ना के बराबर होने लगा, और जो निचले तबके के लोग थे उन्होंने एक नई ज़बान जो है वो ईजाद की, जिसे हम लोग कहते हैं प्राकृत ज़बान। और यही प्राकृत ज़बान जो है वो आगे बढ़ी, और इसको आगे बढ़ाने में दो लोगों का क्या रहा, बहुत अहम किरदार रहा और बहुत अहम हिस्सेदारी रही, जिसमें एक आते हैं महावीर स्वामी और दूसरे आते हैं गौतम बुद्ध। इन्होंने जो है वो अपने मज़हब की, अपने धर्म की जो तबलीग जो है वो इसी ज़बान में की, और इसी से जो है वो क्या किया, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया, और लोग जो है वो इन्हीं को मानते थे और इन्हीं की बातों को सुनते थे, क्योंकि ये घूम घूम कर जो है वो लोगों को अपने धर्म की, अपने मज़हब की जो है वो तबलीग के लिए क्या करते थे, उनसे बातचीत करते थे और उन तक जो है वो अपनी बात पहुंचाते थे। और जब ये बात आवाम तक पहुंची और ये ज़बान आवाम तक पहुंची, तो ये क्या होने लगी, मकबूल होने लगी। और इस दौर में जो है वो एक नई ज़बान जो है वो सामने मिल के आई, क्योंकि ज़बान के लिए हमें ज़रूरत होती है कम्युनिकेशन की, और आवाज़ जो है वो एक कम्युनिकेशन का, अपने एहसास का, अपने ख़यालात का जो है वो क्या है, इजहार करने का एक तरीका है। तो ये जो कम्युनिकेशन हुआ, इससे जो डेवलप हुआ, उसमें जो जज्बात हुए वो क्या हुए, एक दूसरे से मेल खाते हुए और एक दूसरे को समझ में आने लगे। और इसीलिए जो पहले प्राकृत का दौर है वो हमने कहलाया गया फितरी ज़बान, और उसको हम लोगों ने पहली प्राकृत का दौर कहा, जो 500 कबल मसीह से लेके 1000 ईस्वी तक जो है वो मानी जाती है। तो इस तरीके से जो है वो दो लोगों ने, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने क्या किया, अपनी ज़बान का प्रचार और प्रसार किया, और उसमें जो है वो अपने धर्म ग्रंथ की भी क्या की, रचना की। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पहली प्राकृत की बात कर रहे हैं, लेकिन जब ये प्राकृत अपना अदबी रूप ले लेती है, यानी कि जब इसमें एक लिटरेचर आ जाता है, इसमें एक अदब लिखा जाता है, तब इसमें एक साहित्य लिखा जाता है, तो इस ज़बान को हम लोगों ने एक दूसरा नाम दिया, जिसे हम लोग कहते हैं अदबी प्राकृत या अदबी पहली प्राकृत। और ये जो अदबी पहली प्राकृत थी, इसका जो अदबी रूप था, यानी कि जब ये लिखने में आई या लिपि के तौर पे इस्तेमाल हुआ, तो हमने इसे नाम दिया पाली। हालांकि पाली ज़बान जो है वो पहले से भी राइज थी, पहले से भी इसमें जो है वो किताबें लिखी गई हैं, लेकिन जब हम लोगों ने इसे जो है वो नाम दे रखा था मागधी, क्योंकि पाली का जो कदीम नाम है वो है मागधी का। इसे हम लोग पहली प्राकृत भी कहते हैं और अदबी प्राकृत भी कहते हैं, क्योंकि इसी में जो हमें क्या मिलते हैं, ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अब ये ग्रंथ किसके होते हैं, तो महावीर स्वामी के हो सकते हैं, गौतम बुद्ध के हो सकते हैं, लेकिन ख़ास तौर पे जो इसके हमें नमूने देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं अशोक के ग्रंथों में, इसके शिलालेख में, इसके अभिलेख में, इसके स्तंभों में जो है हमें पाली ज़बान के नमूने जो है वो देखने को मिलते हैं। और इसी से पता चलता है कि जो जो पहली ज़बान है पाली, वो क्या है, पहली प्राकृत ज़बान है, जिसको हम लोगों ने अदबी रूप के तौर पर जो है वो पढ़ा है। यहीं पर ये जो नमूने हमें देखने को मिलते हैं, इसके जो हमें उल्लेख है या इसके हमें जो नमूने हैं, वो कलिंग के युद्ध में से जो है वो हमें ज़्यादा प्राप्त होते हैं, या उससे जो है वो हमें ज़्यादा फराहम होते हैं। आपको पता होगा कलिंग का युद्ध जो है वो अशोक ने लड़ा था, और उसमें जो है उसने तोसली में जाके, क्योंकि कलिंग की जो राजधानी थी वो तोसली थी, वहीं पर जाके जो उसने क्या किया था, युद्ध किया था। और उस युद्ध की वजह थी हाथी, क्योंकि कलिंग के राजा ने अशोक को जो है वो क्या कर दी थी, हाथी देने से मना कर दिया था, और इसीलिए अशोक ने क्या किया, उन पर चढ़ाई कर दी और तोसली को जो है वो विजय कर लिया। लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने युद्ध की नीति को त्याग दिया और धर्म की नीति को क्या किया, उन्होंने शुरू किया। और यहीं पर जो है वो बौद्ध धर्म के जो बुनियादी ज़बान थी वो मानी गई है पाली, और इसी से जो है वो हम लोगों ने पहली प्राकृत में जो ज़बान राइज थी हुई वो ही पाली। इसी के बाद जब गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का दौर ख़त्म हो जाता है, तो उसी वक्त जो है वो दूसरा दौर शुरू होता है, जिसे हम लोग कहते हैं दूसरी प्राकृत का दौर। ये 100 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक मानी जाती है। कहीं कहीं पर ये आपको 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी तक भी जो है वो मानी जाती है। अब इस दौर में क्या हुआ कि जो ज़बान थी उसको जो हमने 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया, और ये हिस्से कैसे बनाए गए, इलाकाई तौर पे जो है वो बनाए गए, यानी कि इलाके के एतबार से हमने इन्हें अलग अलग हिस्सों में क्या कर दिया, तकसीम कर दिया। जिसमें सबसे पहले आता है हमारा महाराष्ट्र, क्योंकि ये जुनूब में था, दक्कन में था,
तो जुनूब दक्कन को कहते हैं और ये महाराष्ट्र में था। और इस वक्त जो महाराष्ट्र है उस वक्त का महाराष्ट्र है वो दक्कन कहलाता था या जुनूब कहलाता था। इसके अलावा दूसरा इलाका हमने सुना शूरसैनी, जो मथुरा का इलाका था, और यही जो मथुरा ज़बान के इलाके में बोली जाती थी उसे हम लोगों ने क्या माना, शूरसैनी ज़बान माना। और तीसरे दौर में जो हम लोग इसे आगे के जदीद हिंद आरियाई दौर में पढ़ेंगे तो यही जो शूरसैनी मथुरा के इलाके में बोली जाती है यही ज़बान बन जाती है शूरसैनी अपभ्रंश। वो हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि शूरसैनी अपभ्रंश का ही ताल्लुक़ किससे है, बराह रास्त उर्दू से है। ये दूसरा इलाका हुआ। इसके बाद जो तीसरा इलाका है वो है मागधी का, यानी कि मशरक़ी हिंदुस्तान का, और इसका इलाका था मशरक़ी हिंदुस्तान। इसके बाद अर्ध मगधी, ये मशरक़ी उत्तर प्रदेश में जो है ये इलाका आता था, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं मशरक़ी यूपी। इसके बाद पांचवा इलाका आता है पिशाजी, जो आता है हमारा कश्मीर और पंजाब का इलाका। तो इस तरीके से दूसरी प्राकृत में हमने जो है वो इसे 5 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यहाँ पर मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा पिशाची पे। पिशाची का मतलब होता है भूत, या वो लोग जो भूत प्रेतों वाली ज़बान बोलते हैं। तो कश्मीर में और पंजाब में ये इलाका था जो भूत वाली ज़बान बोलता था, इसीलिए जो है वो इसको हम लोगों ने क्या किया, पिशाची ज़बान का नाम दिया, जो कश्मीर और पंजाब से क्या हुई थी, शुरू हुई थी। इस तरीके से ये हुआ पिशाची के हवाले से बात। अब ये यहाँ से शुरू क्यों हुई, क्योंकि आपको पता है कि हिंदुस्तान में आने का अगर कोई एक वाहिद रास्ता था तो वो सिंध से था, क्योंकि तीनों तरफ जो है वो हिंदुस्तान में पानी है। तो पहले तो आविष्कार नहीं था कि हवाई जहाज़ से आ जाए, लेकिन सब लोग जो है वो ज़मीनी रास्ते से ही आते थे। तो यहाँ पर आपको जो मोहम्मद बिन कासिम मैंने अभी ऊपर बताया 712 में, वो भी कहाँ से आया, सिंध के रास्ते से आया। और इसके अलावा आपने पढ़ा भी होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य से पहले सिकंदर आया, वो भी जो है वो इसी के रास्ते आया, झेलम के रास्ते होते हुए राजा पोरस से जो है उसने क्या लड़ा, युद्ध लड़ा। तो ये जो बैरूनी हुए या जो बाहरी लोग हुए उन सब का ताल्लुक जो है वो ज़्यादातर कश्मीर और पंजाब से ही रहा। और यहीं पर जो है वो काफ़ी लोगों ने अपना नज़रिया पेश किया है कि उर्दू जो है वो पंजाब से पैदा हुई है। कुछ लोग जो है वो सिंध से कहते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिंध के रास्ते से होते हुए पंजाब आया, और इसीलिए महमूद शिरानी और सैयद सुलेमान नदवी ने उर्दू के आगाज़ और इर्तिका में जो अपने नज़रिए पेश किए हैं, तो एक ने पंजाब बताया है हाफिज़ महमूद शिरानी ने, और सिंध का जो बताया वो बताया सैयद सुलेमान नदवी ने। इन्होंने जो है ये नज़रिए जो पेश किए हैं वो किए हैं अपनी किताबों में। जैसे पंजाब में उर्दू जो है वो हाफिज़ महमूद शिरानी की किताब है, 1928 में लिखी गई। इसके अलावा नुकूश सुलेमानी जो सैयद सुलेमान नदवी की तसनीफ़ है, जो 1939 में लिखी। पंजाब में पंजाबी से नज़रिया पेश किया गया है, जबकि सैयद सुलेमान नदवी ने सिंध से बताया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पंजाब में जो है वो एक ज़बान बोली जाती है जिसको हम लोग पंजाबी कहते हैं। तो पंजाबी का जो रस्मुल ख़त था वो मैंने आपको बताया था, वो था हमारा गुरुमुखी। तो इस तरीके से पंजाबी और उर्दू की जो चीज़ें हैं वो तकरीबन 60% क्या है, यकसा हैं, यानी कि इसमें जो है वो ज़्यादातर चीज़ें मुशाबहत रखती हैं या एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसलिए पंजाब में या पंजाबी में और उर्दू में दोनों में क्या है 60% का यकसा मिलती हैं, यानी कि इसमें जो है वो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और पंजाब को पंजाब इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि पंजाब में 5 नदियां हैं। पंच का मतलब होता है 5 और आब का मतलब होता है दरिया, इसलिए आप लोग जानते हैं 2 आब। अब बात करते हैं तीसरी प्राकृत का दौर, जो हमारा आखिरी प्राकृत का दौर है, जो हमारा शुरू होता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। और इसी दौर में जो है वो मोहम्मद बिन कासिम जो है वो हिंदुस्तान आया था, और यहीं पर जो है वो हमने अपभ्रंश का दौर कहलाया गया, क्योंकि अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई ज़बान। इससे पहले हमने अभी तक संस्कृत पढ़ी, प्राकृत पढ़ी, तमिल पढ़ी, तेलुगु पढ़ी, और इसी दौर में जो है वो अरबी और फ़ारसी भी आ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारी ज़बानें क्या हो जाती हैं, मिल जाती हैं। और जब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। इसीलिए ये जो दौर कहलाया गया है तीसरा दौर, ये अपभ्रंश का दौर कहलाया गया है। और अपभ्रंश के मायने होते हैं बिगड़ी हुई ज़बान के। और इसका जो दौर हमने तारीख़ में पढ़ा है वो पढ़ा है 500 ईस्वी से लेके 1000 ईस्वी तक। इसी को हम लोग क्या मानते हैं, अपभ्रंश का दौर मानते हैं। और इसी में जो है वो हम लोग पढ़ते हैं कि हिंदू जो सम्राट था, जो आखिरी हिंदू सम्राट था, उसका भी इख्तिताम जो है वो इसी दौर में होता है, जिसको हम लोग जानते हैं हर्षवर्धन के काल से या हर्षवर्धन सम्राट के नाम से।
जिसमें कौन आया था, चीनी यात्री हेंग शांग भी आया था। तो इस हिसाब से जो है वो हिंदू जो सम्राट है वो इसी काल में ख़त्म हो जाता है, तीसरी प्राकृत में, जिसका नाम होता है हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन के बाद ही क्या शुरू होता है, मिडाइवल शुरू होता है, मध्यकालीन, जो मोहम्मद बिन कासिम से जो है वो शुरू होता है। और ये जो है वो हिंदू लास्ट या आखिरी बादशाह था। और यहाँ पर अगर हम लोग तारीख के हिसाब से देखें तो तारीख के हिसाब से मोहम्मद बिन कासिम जो है वो इसी पीरियड में आया था और ये कहलाया गया मिडाइवल पीरियड। लेकिन हम लोग ज़बान के तालिब इल्मों के हवाले से बात करें तो हम लोग इसे कहते हैं तीसरी प्राकृत का दौर, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं अपभ्रंश का दौर। और अपभ्रंश जो है वो क्या होती है, बिगड़ी हुई ज़बान कहलाती है। और क्यों कहलाती है वो मैंने आपको जो है वो अभी ऊपर बताया। अब ये जो अपभ्रंश का दौर शुरू होता है इसमें जो है वो किस इलाके का ज़्यादा असर है, तो वो है मथुरा का। इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, सूरसैनी अपभ्रंश कहते हैं। और यही सूरसैनी अपभ्रंश जो है वो आगे उर्दू का रूप ले लेती है, खड़ी बोली कहते हैं जिसे हम लोग, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी भी कहते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मथुरा में 4 बोलियाँ सूरसैनी अपभ्रंश के इलाके में बोली गई और यहीं से उर्दू का आगाज़ या बुनियाद शुरू हुई। क्योंकि सूरसैनी अपभ्रंश में हमें एक बोली मिली जिसे हम लोग खड़ी बोली या हिंदुस्तानी या खड़ी बोली के दूसरे नाम से जानते हैं। यहीं पर हिंदुस्तान की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो तान का मतलब होता है जगह और हिंदू का मतलब होता है हिंदुओं की जगह। तो इस हिसाब से ये पूरे जो इसकी संधि विच्छेद हुई इसे हम लोग कहते हैं हिंदुओं के रहने की जगह, यानी कि हिंदुस्तान। अगर हम बात करें सूरसैनी अपभ्रंश जो ऊपर बताई मैंने अभी, इसमें 4 बोलियाँ कौन कौन सी हैं, तो 4 बोलियाँ हैं खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती या पहाड़ी। ये सूरसैनी अपभ्रंश की क्या है, 4 बोलियां हैं। और इन बोलियों से ही क्या हुआ है, उर्दू ज़बान का आगाज़ हुआ है। ये बात आप लोग अच्छी तरीके से जानते भी होंगे या आप जो है वो जान गए होंगे। अगर हम बात करें ये 4 बोलियां, ये 4 बोलियां हमारे लिए अहम है। ये खड़ी बोली आगे चलकर क्या बन जाती हैं, जदीद हिंद आरियाई दौर में जो है मिल जाती हैं, जो हमारा कदीम हिंद आरियाई अहद वुस्ता के बाद तीसरा दौर शुरू होता है जिसे हम लोग जदीद हिंद आरियाई कहते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर जो है वो एक बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा सूरसैनी अपभ्रंश, यहाँ पर दूसरा जो इलाका आ जाता है वो आ जाता है मागधी अपभ्रंश। इसका इलाका मशरक़ी हिंदुस्तान यानी बंगाल के आसपास का इलाका होता है, जिसे हम लोग बंगाल, आसाम, आसामी या उड़िया, ये तीनों इलाके जो है वो मागधी अपभ्रंश के इलाके कहलाते हैं। और इसीलिए डॉक्टर सोहेल बुखारी ने उर्दू की जाए पैदाइश किससे बताया है, उड़िया से बताया है। इसके बाद तीसरी है अर्ध मागधी अपभ्रंश। इसका इलाका उत्तर प्रदेश यानी बिहार से इलाहाबाद तक का इलाका होता है। और इसमें हमें 3 ज़बानें देखने को मिलती हैं, जिसमें अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। ये 3 ज़बानें अर्ध मागधी अपभ्रंश की हैं। क्योंकि बिहार में भोजपुरी चलती है तो ये अर्ध मागधी में आती हैं। इसके अलावा चौथे इलाके की ज़बान हमारी रही महाराष्ट्र की, और इसमें जो है वो एक ही ज़बान आती है और वो आती है हमारी मराठी। और इसका जो इलाका है वो महाराष्ट्र का इलाका है या उसके आसपास का इलाका है। और महाराष्ट्री को या महाराष्ट्र में जो बोली जाने ज़बान है उसे हम लोग कहते हैं मराठी। और मराठी ज़बान को ही क्या बोली जाती है, मौसीकी की ज़बान कहा जाता है, यानी कि संगीत की ज़बान इसे ही कहा जाता है। जिस तरीके से संगीत का जनक किसे कहा जाता है, हमने पढ़ा था सामवेद को कहा जाता है, ठीक उसी तरह से महाराष्ट्र को या मराठी को मौसीकी की ज़बान कहा जाता है। इसके अलावा प्राचड़ और केकई अपभ्रंश, ये सूरसैनी अपभ्रंश का आखिरी दौर है जिसमें प्राचड़ और केकई अपभ्रंश के नाम से जाना जाता है। और ये सिंध इलाके में जो है वो बोली जाती है। इससे हम प्राकृत दौर में पिशाजी के नाम से जानते हैं या हमने उसे पढ़ा है। यहाँ अपभ्रंश के दौर में इसे हम लोग प्राचड़ या केकई के नाम से जो है वो जानते हैं। लेकिन ज़बान वही है जो सिंध में और पंजाबी में बोली जाती है। पिशाजी में हमने पंजाब की बात कही थी और यहाँ सूरसैनी अपभ्रंश में केकई के नाम से जो है वो हम लोग इसे जानते हैं। लेकिन केकई के साथ साथ हम लोग इसे एक और नाम से जानते हैं और वो है हमारे लहिंदा। लहिंदा जो है वो पंजाब में बोली जाती है। अब पंजाब के किस इलाके में बोली जाती है, पंजाब के पश्चिमी इलाके में जो पंजाबी बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लहिंदा कहते हैं। इसके अलावा जो पंजाब के दूसरे इलाकों में बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिंध कहते हैं या सिंधी कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो 5 इलाके हैं ये जो होते हैं अपने इख्तिताम को पहुंच जाते हैं। और इसके बाद जो शुरू होता है वो होता है हमारा तीसरा दौर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जदीद हिंद आरियाई दौर।
और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पंजाबी सिंधी के किस इलाके में बोली जाती है। पश्चिमी इलाके में जो बोली जाती है उसे हम लहिंदा कहते हैं। उसके अलावा दिगेर इलाकों में जो बोली जाती है उसे हम लोग सिंध कहते हैं।